नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज आप लोगों का 2 रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो पर्यावरण विषय है उसमें से जितना भी टॉपिक है ना, उसमें से ना कुछ चुन चुन के प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों का अच्छा सा प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना डिस्कस करते हुए सीधा सीधा हम लोग प्रश्न की ओर फोकस करते हैं, मतलब पढ़ने की ओर फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए अजैविक घटक, ऑप्शन बी जैविक घटक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी सामाजिक घटक। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे कौन आपका मदद करेगा जी। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि इन 30 प्रश्नों में आप लोगों को ना ये ना तय करना है कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। और जितना प्रैक्टिस अभी करोगे, मतलब ना इस जनवरी माह में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किस घटकों से मिलकर बना है? तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है ना वो अजैविक घटक से मिलकर बना है और जैविक घटक से मिलकर के बना है। अजैविक घटक कहने का मतलब ये है कि मिट्टी, पानी, सड़क, पुल, नहर, जितने भी ना जिसमें जीव नहीं पाए जाते ना, तो वो अजैविक घटक होता है। और ये जो अजैविक घटक होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण का एक हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार से जैविक घटक के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो आएंगे ना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जंगली जानवर वगैरह, वो सारे के सारे जैविक घटक के अंतर्गत आएगा जिसमें जीव पाया जाता है। ठीक है, तो जो पर्यावरण है ना, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों से मिल करके बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए ना आप लोग ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए वर्ष भर गर्मी रहना, ऑप्शन बी ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, ऑप्शन सी साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, या ऑप्शन डी ठंड में कम ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए वर्ष भर गर्मी रहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होगा ना वहाँ वर्ष भर गर्मी रहता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना, वो सेम टू सेम जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सीजी टेट करना, तो उसमें भी पूरे के पूरे सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मतलब ये ना जो मैं टेस्ट दिला हूँ उसी को ला करके आपके सामने रख दूँ, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का अलग से प्रश्न है। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम उठाया गया था इसी में से ही, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 20.95, ऑप्शन बी 78.09, ऑप्शन सी 21, या ऑप्शन डी 0.03%। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 78.09% करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो मात्रा होगा ना वो 78.09% करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78.09% पाया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर है 20.95%। तो 20.95% पाया जाता है वो ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। क्या? तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो 20.95% पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी 0.03%। तो 0.03% जो पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मतलब CO2 जो गैस है ना वो पाया जाता है वायुमंडल में 0.03%। तो इसको भी आप लोगों
लोगों को नोट करके रखना है, अदरवाइज आप लोग याद रखिएगा तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है ना वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78.09%। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी निर्माण कार्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण है वो सभी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत वनों की कटाई भी आ जाएगा, शिकार भी आ जाएगा और निर्माण कार्य भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए समुद्री जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी पर्यावरण या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो हरे पेड़ पौधे ही ना हो जाएगा जी, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होता है वो क्या करता है, CO2 गैस को वो ग्रहण करता है और ऑक्सीजन क्या क्या करता है, वो छोड़ता है, रिलीज करता है। तो प्रकृति में मतलब यहाँ जो हम रहते हैं वहाँ पेड़ पौधे जो है ना वो मुख्य स्रोत है, इसीलिए बोला जाता है ना जी कि एक पेड़ हमेशा लगाना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में ना जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वो हरे पेड़ पौधे ही होता है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन बी उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ऑप्शन सी उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, या ऑप्शन डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे बोला है जी। तो बच्चों के सीखने के लिए जो हमें नहीं करना है ना वो उन्हें उत्तर जो रहेगा ना वो अच्छी तरह से समझा देंगे। क्या आप बच्चों को कोई भी प्रश्न का उत्तर रटाना पसंद करोगे क्या, कि उसके बार बार समझा समझा करके उसके दिमाग में कंठस्थ कर दोगे, रटवा दोगे? तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो तीनों होगा वो करना है। जैसे बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे कि इस प्रकार से आप उस समस्या को सुलझा सकते हो। उसके अलावा उसकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद भी करेंगे, तो ये भी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। उसके अलावा सी को देखो, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वो नया ज्ञान सीख सके, तो ये भी पॉजिटिव है। केवल ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो निगेटिविटी को दर्शाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रश्न क्रमांक 6 में निगेटिव बोला है ना, तो आंसर भी आप लोग निगेटिव लोगे ना जी। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ ना कि बाल विकास में और अगर चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेडागोजी का सेक्शन हो, ठीक है, तो उसमें अगर प्रश्न नेगेटिव बोला है तो आंसर भी नेगेटिव लेना है, प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी पॉजिटिव लेना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए अब। बच्चे के सीखने के तरीके से सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी एलन वाइगोस्की और ब्रूनर, या ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे वो जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने अपनी सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या किया था, बच्चों की सीखने पर सबसे पहले क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक उसी प्रकार से एलन वाइगोस्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत में
उन्होंने भी बच्चों की सीखने पर सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इन दोनों का जो नाम है ना वो सर्वोपरि आता है, मतलब सबसे पहले आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ऑप्शन बी, इसमें बच्चों का आदमी कौशल परामर्जित होता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति के कौशल का विकास होता है। या ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। मान के चलो मैं पर्यावरण बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को क्या कर रहा हूँ उसके अनुभव को पहले पूछ रहा हूँ। मान के चलो मैं पर्यावरण में बच्चों को पत्तों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो पहले मैं बच्चों से ये पूछूंगा कि बेटा आप लोग ये बताओ कि ये किस किस पत्तों को आप लोग जानते हो, मतलब किस पेड़ का जो पत्ते हैं वो छोटा होता है या बड़ा होता है, किस प्रकार के होता है। तो उसके अनुभव को मैं क्या कर रहा हूँ, महत्व दे रहा हूँ। बच्चों से पहले जोड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ करके क्या कर रहा हूँ, सीखने को बढ़ावा दे रहा हूँ। वो भी कनेक्ट होंगे और क्या करेंगे, बढ़िया सा वो ध्यान लगा के पढ़ने में कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लगेगा बच्चों को कि उनकी भी बातों को ध्यान रखा जा रहा है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी अवधारणा बनाना, ऑप्शन सी अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ज्ञान निर्माण में अनुभव की भी आवश्यकता होती है, अवधारणा की भी आवश्यकता होती है, और अन्वेषण विधियां और सत्यापन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? ऑप्शन ए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति, या ऑप्शन डी आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? तो चंद्रमा जो अपना आकार बदलता है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण बदलता है। कैसे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मान के चलो ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पास मान के चलो पृथ्वी है। और क्या करता है, पृथ्वी जो जब ना ऐसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, उसके साथ जो चंद्रमा होता है ना वो भी क्या करता है, इसके साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाता है। मान के चलो यहाँ से अगर पृथ्वी यहाँ पास पहुँच गया ना, तो चंद्रमा अगर यहाँ पास पहले था तो अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। मतलब ऐसे है कि दोनों एक साथ ना सूर्य का परिक्रमा लगा रहे, लेकिन क्या कर रहा है, जो चंद्रमा है वो ना इसके साथ साथ ऐसे घूमते हुए क्या कर रहा है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी परिक्रमा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी परिक्रमा लगा रहा है, मतलब पृथ्वी का भी परिक्रमा कर रहा है जो चंद्रमा है वो, और उसके साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा कर रहा है। तो प्रतिदिन अपना आकार बदलने का जो कारण है चंद्रमा का, वो सूर्य का नहीं, पृथ्वी का क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और पृथ्वी जो है ना वो कैसा है, आप लोगों को पता है ना, अंडाकार का, एक साइड ज़्यादा है तो एक साइड थोड़ा कम है, तो इसके वजह से कभी यहाँ पास है तो बड़ा दिखेगा, यहाँ पास है तो क्या होगा, छोटा दिखेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से ना पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा जो है वो प्रतिदिन अपना आकार बदलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। परिक्रमा वाली अगर बात आएगा ना, तो जो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जो है वो सूर्य का परिक्रमा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है।
ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कराकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान कराना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। या ऑप्शन डी, बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम कराना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कराकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ना कक्षा पहली और कक्षा दूसरी दोनों कक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण की पुस्तक उनको नहीं दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है, आसपास का जो वातावरण होता है उसके अनुसार उनको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको बता करके पढ़ाया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो है ना वो कक्षा पहली और दूसरी में ना इसका जो बुक है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको अप्रत्यक्ष तरीके से क्या किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है और शिक्षा प्रदान किया जाता है उसको रिलेट करके। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? और 4 प्रकार के अलग अलग कथन दिया है। सबसे पहला कथन ए को पढ़िए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बी, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। सी, बच्चों को इतिहास का ज्ञान का विकास होता है। या डी, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। कोट में दिया है ऑप्शन ए और डी सही है, ऑप्शन बी ए और बी सही है, ऑप्शन सी ए सी सही है, या ऑप्शन डी ए बी सी डी सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ए और बी सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन में कहानी को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है बोला है। तो जो सही कथन होगा ना वो पहला हो जाएगा, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पढ़ाने में, छोटे बच्चों को कहानियों के माध्यम से कोई भी टॉपिक होता है उसको पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। उसके अलावा बी सही है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा छोटे बच्चों को कहानी सुनना सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए वो एकाग्र होकर के पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ए और बी जो है ना वो सही हो जाएगा। ये मान के चलो डी कैसे गलत है, देखो बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, तो ये गलत हो जाएगा, निगेटिव है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी पॉजिटिव लोगे ना जी। कहानी सुनना अच्छा लगता है तो सुन करके पॉजिटिव ही ना रहे। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? ऑप्शन ए, पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। या ऑप्शन डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है बोला है जी। तो अनुशंसा जो नहीं की है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी, मतलब उसको किस प्रकार से रहन सहन रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी ना बताएगा जो एक शिक्षक होता है वो। तो परिवेश के बारे में जो है ना वो एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अनुशंसा नहीं किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एनसीएफ 2005 में जो अनुशंसा किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, ये भी हो जाएगा। बी भी शामिल होगा उसमें, बच्चों को भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल होगा। और सी भी हो जाएगा, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण के अध्ययन में शामिल होना चाहिए, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
होगा, लेकिन जो शामिल नहीं होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए भारत का जूलॉजिकल सर्वे, ऑप्शन बी भारत का वानस्पतिक सर्वे, ऑप्शन सी भारत की वन्य जीव संस्थान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से कौन से संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो जो होगा वो भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे, और उसके अलावा भारत का वनस्पतिक सर्वे भी होता है, और उसके अलावा भारत के वन्य जीव संस्थान भी है। तो ये जो तीनों के तीनों है ना वो पर्यावरण में जागरूकता के लिए कार्यक्रम का समर्थन करता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी नींबू या ऑप्शन डी सेब। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी गाजर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? तो विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो गाजर खाने से मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना या ऑप्शन डी घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। तो करके देखो और पता लगाओ जो है ना वो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, मतलब मान के चलो कोई भी टॉपिक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उस टॉपिक को ना बच्चों को क्या करूँगा मैं प्रैक्टिकल के थ्रू उसको भी शामिल करूँगा उस पढ़ाई में, उस टॉपिक में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हस्तपरक और अनुभव उसको मिलेगा, मतलब वो खुद करके देखेगा और पता लगाएगा कि इसमें क्या समस्या है क्या नहीं है और ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, ऑप्शन सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसको दोहराने की क्षमता को बढ़ाने में, या ऑप्शन डी अध्ययन को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसको दोहराने की क्षमता को बढ़ाने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों का उपयोग से किससे मदद मिलती है? तो वो ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा जी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसको दोहराने की क्षमता को बढ़ाने में। क्योंकि मान के चलो पर्यावरण में मैं बच्चों को क्या कर रहा हूँ, पर्यावरण को कहानियों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें उसमें जो बालक है वो रिलेट कर पाएगा ना कि भारत का पर्यावरण कैसा है। उसके अलावा जो बाहरी का जो पर्यावरण है मतलब दूसरे देश का जो पर्यावरण है वो किस प्रकार से है, तो वो वैश्विक स्तर पर थोड़े बहुत समझने की कोशिश करेगा ना जो बालक है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मछली मर जाता है क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए खनिज रहित है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन सी मछली द्वारा पीने योग्य पानी नहीं है या ऑप्शन डी मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन रहित है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 18 को अपने शब्दों में आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया गया, एक जो पानी है उसको पहले गर्म किया गया और गर्म करने के बाद क्या किया गया, जो कमरे का जो तापमान है ना उसके अनुसार उसको फिर से ठंडा किया गया उस पानी को। और ठंडा करने के बाद ना एक्वेरियम आप लोगों को पता होगा ना, कांच जो होता है वो, तो उस ठंडे पानी को क्या किया गया, एक्वेरियम में डाल दिया गया। और डालने के बाद ना उसको क्या किया गया, मछली को भी डाल दिया गया। जब मछली को डाला तो मछली फिर उसमें क्या हुआ, मर गया। और मरने का जो कारण था वो ऑक्सीजन रहित था पानी जो है वो। कैसे? तो पानी को पहले गर्म करोगे फिर ठंडा करोगे और ठंडा होने के बाद जब मछली को डालोगे ना जी तो उस पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्योंकि गर्म करने के कारण उसका जो ऑक्सीजन है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मछली के मरने का कारण क्या था, ऑक्सीजन रहित था। मछली को क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया इसकी वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? ऑप्शन ए अमोनियाकल उर्वरक, ऑप्शन बी नाइट्रेट उर्वरक, ऑप्शन सी पोटैसिक उर्वरक या ऑप्शन डी कंपोस्ट उर्वरक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट उर्वरक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? तो वो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट उर्वरक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट उर्वरक करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रेट उर्वरक क्या होता है ना, तो ये एक ऐसा उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन मतलब NO3, क्या तो NO3 जो है ना वो नाइट्रेट होता है जिसमें पौधे के लिए नाइट्रोजन का एक उपलब्ध रूप होता है। ठीक है, जिसको पौधा जो होता है वो जल्दी से अवशेषित कर लेता है तुरंत ही। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 19 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट उर्वरक इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? ऑप्शन ए समस्या समाधान, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी निर्देशित खोज या ऑप्शन डी व्याख्यानों से समझना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान। कैसे? निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? तो ये जो विधि है ना वो समस्या समाधान विधि करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो समस्या समाधान है ना उसे पर्यावरण में एक अपवाद की तरह माना जाता है, मतलब अपवाद के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी अमेबिएसिस या ऑप्शन डी एनीमिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी मलेरिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होता है वो मलेरिया होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो एक फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर होता है, मतलब मादा मच्छर जो होता है ना उसके काटने से मलेरिया होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रिकेटस या ऑप्शन डी पेलॉग्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग है। तो विटामिन B1 की कमी से जो होने वाला रोग है वो बेरी बेरी रोग है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ना वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसका? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी रिकेटस। रिकेटस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इन तीनों के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन ए हैजा डेंगू मलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, ऑप्शन सी चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, या ऑप्शन डी चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाला रोग है? तो मच्छरों से जो फैलने वाला रोग है वो चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा और मलेरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मच्छरों के काटने से, और वो भी फीमेल एनोफिलीज मतलब मादा मच्छर के काटने से चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए सामूहिक कार्य, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य भी दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप भी दिया जाता है और सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आवासीय पुनर्वास कहने का मतलब यह है कि जो लोग ना अपने आवास अपने घर को छोड़ करके कमाने खाने के लिए बाहर किसी कारण जाए होते हैं ना, तो उसको दोबारा से अपने घर पर वापस लाने के लिए जो किया जाता है वो पूछा है, उपचारात्मक जो कार्यवाही है वो पूछा है। तो वो जो होगा ना वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो तीनों है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को पढ़िए। अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडा जो है वो प्रोटीन का भी स्रोत है, विटामिन का भी स्रोत है और खनिज का भी स्रोत है, इसीलिए कहा जाता है कि अंडा खाना चाहिए बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, या ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का जनक है, तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का जो जनक होगा वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये बताओ ना कि ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या होता है? तो ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो एक परजीवी है। क्या? तो वह एक परजीवी है जो मनुष्य में मलेरिया का सबसे गंभीर और जानलेवा रूप में ना पैदा होता है। मलेरिया को पैदा करने में किसका जिम्मेदारी होता है? तो वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जिम्मेदार होता है, और खास तौर के फीमेल एनोफिलिस जो मादा मच्छर है ना उसको काटने से ये होता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। कैफीन एक स्टिमुलेटेड है जो कि पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉफ़ी में, ऑप्शन बी चाय में, ऑप्शन सी शीतल पेय में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कैफीन एक स्टिमुलेटेड है जो कि पाया जाता है, तो ये कॉफ़ी में भी पाया जाता है, उसके अलावा चाय में भी पाया जाता है और शीतल पेय में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये कैफीन क्या होता है। कैफीन जो होता है ना वो एक प्राकृतिक उत्तेजक जो होता है, वो चाय में, कॉफ़ी में और शीतल पेयजल में भी पाया जाता है। ठीक है, जो आप लोगों को क्या करता है, ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है कैफीन क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजिक गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी एंट्रोपा, ऑप्शन सी एरिथ्रोजाइलो या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? तो हेल्यूसिनोजेनिक जो गुण पाया जाता है वो धतूरा में भी पाया जाता है, एंट्रोपा में भी पाया जाता है और एरिथ्रोजाइलो में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये हेल्यूसिनोजेनिक गुण क्या होता है। तो देखो, हेल्यूसिनेजिक जो गुण होता है ना वो मति भ्रम पैदा करने में सहायक होता है। आप लोगों ने ये कहावत सुना होगा ना कि क्या तूने भांग धतूरा खा लिया है क्या, मतलब तुम्हारा मति भ्रम हो गया है क्या, मतलब तुमको नशा चढ़ गया है क्या। तो इस प्रकार के जो गुण पाया जाता है वो धतूरा में भी पाया जाता है, एंट्रोपा में भी पाया जाता है और एरिथ्रोजाइलो में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब मति भ्रम करने वाली जो गुण है वो इस प्रकार की। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है? ऑप्शन ए जोनास साल्फ, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेन्नर या ऑप्शन डी थियोडोर रूजवेल्ट। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जोनास साल्फ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है, तो पोलियो जो वैक्सीन है उसकी जो खोज करने वाले व्यक्ति है वो जोनास साल्फ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उन्होंने ना 1955 में, कब? तो 1955 में पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जोनास साल्फ ने, तो ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।